एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आज हम मनोचिकित्सा के संबंध में कुछ नैतिक मुद्दों की बात करेंगे। मनोचिकित्सा क्लाइंट और चिकित्सक के मध्य चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका कि बहुत ही उचित और स्टेप वाइज चलना और लक्ष्य को प्राप्त करना ये आवश्यक चीज़ें हैं। और इसमें कई बार कुछ प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं जो कि न ही चिकित्सक के लिए अच्छी होती हैं, न ही क्लाइंट के लिए। तो आज इस संबंध में हम कुछ नैतिक मुद्दों की बात करते हैं, एथिकल इश्यूज की बात करते हैं। मनोचिकित्सा की जो प्रक्रिया है वह मुख्य रूप से मनोचिकित्सक एवं रोगी से संबंधित होती है, जिसकी मुख्य मान्यता यह होती है कि जो प्रार्थी है, क्लाइंट है, वह और चिकित्सक दोनों के मध्य संपर्क स्थापित होता है। जो क्लाइंट है उसका उद्देश्य परामर्शदाता से संपर्क स्थापित करने का इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी मानसिक समस्याओं या विकृतियों या रोगों के कारण परेशान है। परामर्शदाता और मनोचिकित्सक दोनों की ही क्रियाएं लगभग एक जैसी होती हैं। तो यह जो नैतिक मुद्दे भी हैं वह काउंसलिंग में भी और साइकोथेरेपी में भी लगभग समान रूप से मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। तो जो मनोचिकित्सक है वह प्रार्थी यानी क्लाइंट रोगी से अधिक योग्य, सक्षम, कुशल और जिस प्रकार की विकृति या रोग का वह उपचार करने जा रहा है उससे संबंधित क्षेत्र का वह विशेष ज्ञाता या योग्य है। मनोचिकित्सक जो है क्लाइंट की समस्या के प्रति आदर का भाव रखता है, वह उसके प्रति सहानुभूति का भाव रखता है, न कि उपेक्षा का। मनोचिकित्सक और प्रार्थी दोनों का ही मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वह जो भी विसंगतियां या समस्या उत्पन्न हैं उनको समाधान किया जाए ताकि फिर से क्लाइंट समायोजित हो सके। मनोचिकित्सा का केंद्र क्लाइंट होता है। मनोचिकित्सक का मुख्य कार्य रोगी के लक्ष्य या उद्देश्य को ज्ञात कर उसे वहां तक इस प्रकार पहुंचाना होता है कि वह अपने मार्ग में आने वाली समस्या या दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं का समाधान कर सके, जिस कारण से उसमें चिंता उत्पन्न हुई है। चिंता, विसंगतियां, असमायोजन उत्पन्न है, उसका समाधान हो और वह वापस अपने जीवन में फिर से समायोजित हो सके। इस प्रकार जो मनोचिकित्सा की प्रक्रिया है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वह मनोचिकित्सक और रोगी दोनों के संबंधों पर निर्भर करता है और दोनों का उद्देश्य एक होता है। मनोचिकित्सक का उद्देश्य अपने पेशेंट, रोगी, क्लाइंट को समाधान देना होता है और क्लाइंट का उद्देश्य समाधान प्राप्त करना होता है। मनोचिकित्सा की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें कि एक मनोचिकित्सक क्लाइंट को इस विश्वास के साथ चिकित्सा देने की प्रक्रिया आरंभ करता है, इस विश्वास के साथ संपर्कों की स्थापना करता है कि क्लाइंट को उसकी समस्या से मुक्ति मिलेगी, रोगी की समस्या का समाधान होगा, उसमें जो भी
असामान्यताएं, विकृतियां, चिंता, जो भी डिप्रेशन आदि उत्पन्न हुए हैं उसका उपचार किया जाएगा। जो क्लाइंट है, रोगी है, अपनी समस्या को मनोचिकित्सक के सम्मुख रखने से पूर्व एक प्रकार के संकोच या झिझक का अनुभव करता है। कई बार मनोचिकित्सक को वह नहीं बताना चाहता है कि वह अपनी अधिकांश समस्याओं को सही ढंग से नहीं बताना चाहता है। वह चाहता है कि उसकी बातें कहीं ओपन न हो। इसलिए सबसे पहली चीज वह यह आश्वस्त होना चाहता है कि गोपनीयता कायम रहे। अतः मनोचिकित्सक निश्चित रूप से कुछ निश्चित नियमों और कोड का भी पालन करता है और इस संबंध में कुछ कोड विभिन्न प्रकार के एसोसिएशंस के द्वारा डेवलप किए गए हैं। मॉरल कोड का पालन करना एक चिकित्सक के लिए भी आवश्यक है और क्लाइंट के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जो मनोचिकित्सा का नैतिक पक्ष मुख्य रूप से क्लाइंट और चिकित्सक के मध्य संपर्क से संबंधित होता है। अब हम बात करते हैं मनोचिकित्सा के जो नैतिक मुद्दे हैं, उसमें जो चिकित्सक है उससे संबंधित क्या मुद्दे हो सकते हैं। मनोचिकित्सा से संबंधित नैतिक मुद्दे जो हैं, मुख्यतया जो मनोचिकित्सक है उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं और कुशलताओं से संबंधित होते हैं। मनोचिकित्सक को योग्य एवं कुशल होना आवश्यक होता है। मनोचिकित्सक अपनी प्रैक्टिस के लिए किस प्रकार की विशेष योग्यता रखता है और वह किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए योग्य है, किस तरह की चिकित्सा पद्धतियों का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त है, इस संबंध की पूरी लिखित जानकारी उसे अपने रोगी को प्रदान करनी होती है। जो मनोचिकित्सक है अपने कार्यों से संबंधित किस प्रकार की सुविधाएं, व्यवस्थाएं जो कि आवश्यक हैं उसके बारे में उसे पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ मनोचिकित्सक को अपने कार्य के प्रति निष्ठा और ईमानदारी का होना आवश्यक है। जो मनोचिकित्सा की प्रक्रिया है उसमें भी कुछ मॉरल नियमों का, कोड्स का पालन किया जाता है। मनोचिकित्सा की जो प्रक्रिया है वह चिकित्सक और क्लाइंट से संबंधित होती है। इसमें जो वातावरण होता है उसकी बहुत ही प्रमुख भूमिका होती है। मनोचिकित्सक प्रार्थी की आवश्यकता अनुसार समस्या के अनुसार मनोचिकित्सा का समय निर्धारित करता है। सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि मनोचिकित्सक अपनी सेवाओं के बारे में जो कुछ भी उसकी शर्तें, मांग हैं उसके बारे में एक लिखित सूचना, न कि ओरल, जबानी नहीं, एक लिखित सूचना अपने रोगी के सम्मुख रखे। वातावरण का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनोचिकित्सा का वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि जो रोगी है वह अपनी समस्या को रखने में किसी भी प्रकार का झिझक या संकोच का अनुभव न करे, क्योंकि अगर जो क्लाइंट है वह अपनी समस्या को रखने में झिझक, संकोच या समस्या का स्वरूप परिवर्तित करके चिकित्सक के सामने रखेगा तो उसका उपचार करना संभव नहीं होता है।
जो मनोचिकित्सक है वह प्रार्थी की समस्याओं को बहुत ध्यान से सुनता है और उसके प्रति एक परानुभूति और आदर का भाव रखता है। मनोचिकित्सा की प्रक्रिया में यह विशेष खास बात है, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर न तो भेदभाव होना चाहिए और न ही शोषण होना चाहिए। मनोचिकित्सा से संबंधित समस्त नियमों और कॉन्ट्रैक्ट्स और शर्तों की विस्तृत जानकारी क्लाइंट को भी होनी चाहिए, रोगी को भी होनी चाहिए। मनोचिकित्सा की प्रक्रिया में बहुत सारी विधियों का उपयोग किया जाता है और सूचना प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार विधि भी उपयोग में लाई जा सकती है, व्यक्ति इतिहास विधि का भी उपयोग किया जा सकता है और विभिन्न प्रकार से उसके केस का अध्ययन किया जाता है। और जो भी सूचनाएं इन सब माध्यमों से प्राप्त होती हैं, इन सूचनाओं की गोपनीयता अत्यंत आवश्यक होती है। जो मनोचिकित्सक है वह मनोचिकित्सा के आरंभ में ही अपने क्लाइंट को, अपने रोगी को भली भांति आश्वस्त कर देता है कि उसके द्वारा प्रदत्त सूचनाएं, जो भी सूचनाएं दी जा रही हैं, वह उसकी अनुमति के बिना कहीं भी प्रेषित नहीं की जाएंगी, यानी उसकी गोपनीयता पूरी तरह से कायम रखी जाती है। यदि मनोचिकित्सक अपने कार्यों को पब्लिश कराना चाहता है, कई बार कुछ ऐसे केसेस मिलते हैं जिसके संबंध में शोध के लिए या प्रचार के लिए या अपनी सफलता के लिए अगर मनोचिकित्सक अपने कार्यों को पब्लिश कराना चाहता है तो इस संबंध में उसे अपने क्लाइंट से जरूर अनुमति प्राप्त करना चाहिए और अगर क्लाइंट इस बारे में सहमत नहीं है तो कम से कम यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उसके नाम, पता आदि का उल्लेख न करें और प्रकाशन से पूर्व इस संबंध में जरूर वार्ता कर लेनी चाहिए। इसके अलावा मनोचिकित्सक को अपने प्रत्येक सत्र या सेशन का लिखित विवरण रखना चाहिए। अपने क्लाइंट को भी यह लिखित विवरण देना चाहिए और जो भी विवरण लिखित रूप में है उसकी गोपनीयता होनी आवश्यक है। यह गोपनीयता शब्द बार बार आ रहा है इसलिए कि यह गोपनीयता ही एक तरह से मनोचिकित्सा की सफलता है। जैसे ही क्लाइंट या रोगी को यह लगता है कि उसके द्वारा दी गई सूचनाएं मिसयूज हो रही हैं, इधर उधर फैल रही हैं, वैसे ही वह चिकित्सक पर विश्वास करना कम कर देता है और मनोचिकित्सा के लिए यह आवश्यक है कि चिकित्सक और रोगी के मध्य विश्वासपूर्ण संबंध रहें। परामर्श और मनोचिकित्सा इस प्रकार की प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें कि अगर गोपनीयता भंग हुई तो समस्या का समाधान होना मुश्किल होता है। मनोचिकित्सा एक ऐसी पद्धति है जिसका समापन और आरंभ दोनों ही बिल्कुल प्लान्ड और सुनियोजित वे में होना चाहिए, यानी एकदम क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में ये प्रक्रिया चलती है। इस संबंध में क्लाइंट से संबंधित भी कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं। जो क्लाइंट है
रोगी है। कोई भी मनोचिकित्सा तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कि क्लाइंट जो है इसमें सहयोग न करे। मनोचिकित्सा की प्रक्रिया की सफलता का जो मापदंड है वह क्लाइंट को मिलने वाले लाभ से ही आकलन किया जाता है। मनोचिकित्सा की प्रक्रिया की सफलता मनोचिकित्सक एवं क्लाइंट के सक्रिय प्रयासों पर निर्भर करती है। इस संबंध में कुछ विशिष्ट आचरणों की अपेक्षा की जाती है। जिस प्रकार से एक मनोचिकित्सक क्लाइंट से संबंधित जो भी गोपनीयताएं हैं उनके संबंधित शपथ का पालन करता है, उसी प्रकार जो रोगी है, क्लाइंट है, उससे भी यह उम्मीद की जाती है कि वह गोपनीयता का नैतिक रूप से पालन करे। मनोचिकित्सक द्वारा दिए गए जो समय होते हैं और निर्देश जो होते हैं उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे साक्ष्य, ऐसे प्रमाण, ऐसी चीजें जिससे कि एक क्लाइंट को, एक रोगी को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी प्रकार की क्षति पहुंच सकती है, ऐसे प्रमाणों को चिकित्सक के सामने रखने से पहले उसे पूर्ण सावधानी रखनी होती है। मनोचिकित्सा की सफलता जो क्लाइंट है उसके द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं की सत्यता पर निर्भर करती है। अतः क्लाइंट को भी यह चाहिए, रोगी को भी यह चाहिए कि वह चिकित्सक को गलत जानकारी, गलत सूचना या अपनी समस्या गलत तरीके से न बताए, क्योंकि जब तक चिकित्सक उसकी समस्या की पूर्ण पहचान नहीं करेगा तब तक उपचार संभव नहीं है। यह शारीरिक बीमारी नहीं है कि जिसका हमने एक्सरे किया, जांच किया, सैंपल लिया और हमको पता लग गया कि ट्रीटमेंट क्या करना है। यह मानसिक विकृतियां होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं, मानसिक समस्याएं होती हैं जिसको कि इसी जांच के द्वारा देखा जाना संभव नहीं होता है। यह क्लाइंट के द्वारा दी गई जानकारी पर ही निर्भर करती है। मनोचिकित्सा एक व्यवसाय भी है, अतः मनोचिकित्सक इससे अर्थोपार्जन भी करता है। एक चिकित्सक जो है, मनोचिकित्सक जो है, वह इसे व्यवसाय के रूप में अपनाता है और इसके द्वारा वह धनोपार्जन, अर्थोपार्जन भी करता है। तो एक चिकित्सक को अपने परामर्श सत्रों को इस प्रकार से रखना चाहिए कि उसे आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। जो मनोचिकित्सा के लिए जो कक्ष या वातावरण रखा जाता है उसका भी स्वरूप चिकित्सा से संबंधित होता है। तो इस कक्ष या इस वातावरण को इस प्रकार रखना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि जो क्लाइंट है, रोगी है, वह अपने आप को सुरक्षित और सहज महसूस कर सके। यह वातावरण स्वच्छ और शांत होना चाहिए। साथ ही साथ वातावरण स्वस्थ प्रकार का होना चाहिए। इस पर कोई, इसकी दीवारों पर, इस कक्ष या वातावरण के उस पे कोई ऐसा चित्र नहीं होना चाहिए
जिससे क्लाइंट या रोगी अपने आप को असहज महसूस करे। मनोचिकित्सा की प्रक्रिया में जो रोगी होता है उसे ऐसा वातावरण चिकित्सक की ओर से मिलना चाहिए कि वह सहज और तनाव मुक्त महसूस कर सके। मनोचिकित्सा की प्रक्रिया में कई बार रोगी मनोचिकित्सक द्वारा दिए जाने वाले समय एवं विधियों के संबंध में संदेह या शंका करता है। अतः मनोचिकित्सक को चाहिए कि वह समय का निर्धारण लिखित रूप में करे और प्रत्येक विवरण भी अपने क्लाइंट को, रोगी को लिखित रूप में दे। जहां मनोचिकित्सा के द्वारा जो रोगी है उसके आत्म को विकसित किया जाता है, विसंगतियों को दूर किया जाता है, उसे पुनः समायोजन के लिए प्रेरित किया जाता है, वहीं जो चिकित्सक होता है उसके भी अनुभव और दक्षता में इसके द्वारा वृद्धि होती है। और इस प्रकार से यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नैतिक पक्ष का पालन दोनों ही पक्षों को पूर्ण ईमानदारी से करना चाहिए, तभी जो है लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यह जो मनोचिकित्सा की प्रक्रिया होती है इसमें जो चिकित्सक होता है वह मुख्य रूप से बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाता है। मनोचिकित्सा की जो प्रक्रिया होती है उसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हम क्लाइंट को एक ऐसा वातावरण या समाधान देने की दिशा में प्रोत्साहित करते हैं जिससे कि उसमें संतोष और सफलता की अनुभूति हो। कार्ल रॉजर्स ने भी अपनी नॉन डायरेक्टिव थेरेपी में ऐसा कहा है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि मनोचिकित्सा की जो प्रक्रिया होती है वह क्लाइंट को समायोजित बनाने, समस्या का समाधान करने और रचनात्मक दिशा की ओर अग्रसर करने वाली होती है। इसमें जो भी संसाधन और संभावनाएं हैं उसका उपयोग इस प्रकार से किया जाता है कि इससे क्लाइंट जो है, रोगी जो है, पूरा फायदा उठा सके। मनोचिकित्सा की प्रक्रिया जो होती है उसमें विशेष रूप से क्लाइंट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वह चाहे विधि कोई भी यूज करे, किसी भी प्रकार की विधि का उपयोग क्यों न किया जाए, लेकिन आवश्यक है कि यह मुख्य रूप से यह ध्यान दिया जाए कि क्लाइंट किस प्रकार का है, उसकी समस्या किस प्रकार की है, किस प्रकार से वह जीवन में समस्याओं का समाधान चाहता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही एक मनोचिकित्सक अपनी कुशलता से नैतिक नियमों का पालन करते हुए अपनी क्लाइंट की समस्या का समाधान करता है। इस संबंध में यह भी देखा गया है कि मनोचिकित्सा का कार्य ऐसा कार्य है जिसमें आवश्यकता अनुसार परामर्श और निर्देशन का भी उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में समस्या समाधान की जो प्रक्रिया होती है उसमें विशेष रूप से यह ध्यान रखना होता है कि हम जिस क्लाइंट को उपचार के लिए समय दे रहे हैं उसका वास्तविक शैक्षिक स्तर क्या है। यह एक विशेष नैतिक मुद्दा है क्योंकि हम क्लाइंट को उसकी शैक्षिक दृष्टि के अनुसार सहायता दे सकते हैं। ऐसी विधियों का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं
जैसे जो बहुत ही उच्च कोटि की विधियां हैं, जैसे जिनमें आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं अनिवार्य हैं और क्लाइंट हमारा उस दृष्टि से उतना शैक्षिक योग्यता वाला नहीं है, तो ऐसे में हम सिर्फ और सिर्फ समय का अपव्यय करते हैं, क्योंकि एक रोगी की शैक्षिक दृष्टि के बारे में जानकारी रखना एक मनोचिकित्सक का नैतिक कर्तव्य है और इसके अनुसार ही चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो चिकित्सक है वह भी शैक्षिक दृष्टि से, यानी उसकी जो डिग्रियां हैं वह भी एक मानक को पूरी करने वाली होनी चाहिए। जितना अनुभव होना चाहिए वह क्या ऑथोराइज्ड है कि नहीं है। कई बार लोग बिना निश्चित डिग्री या मानक को पूरा किए बिना ही चिकित्सक का कार्य आरंभ कर देते हैं। यह नैतिक नियमों का उल्लंघन है। एक चिकित्सक को निश्चित मानकों, निश्चित मापदंडों, निश्चित कसौटियों को पूरा करना चाहिए। शैक्षिक दृष्टि से उसे योग्य होना चाहिए। व्यावसायिक दृष्टि से भी एक मनोचिकित्सक को किसी निश्चित मान्यता प्राप्त स्थान, संस्थान से प्रैक्टिस की अनुमति प्राप्त होना आवश्यक है। अगर वह ऐसी अनुमति नहीं प्राप्त करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य नैतिक नहीं है। यानी नैतिक नियमों के तहत यह भी आवश्यक आता है, यह एक विशेष एथिकल इशू है कि एक चिकित्सक को अपना कार्य प्रैक्टिस में आने से पूर्व निश्चित मापदंडों या मानकों को पूरा करना आवश्यक होता है। यानी वह अपने शैक्षिक ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग तभी कर सकता है जबकि इसके लिए उसे अनुमति पत्र प्राप्त हो। इसके अलावा मनोचिकित्सा की प्रक्रिया मुख्य रूप से इस बात पर भी निर्भर करती है कि किस विधि को किस प्रकार से उपयोग में लाया जा रहा है। मनोचिकित्सा की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि मनोचिकित्सक कुछ नियमों का पालन करे, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और कौशलों का उसे ज्ञान होना आवश्यक है। मनोचिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसे चिकित्सा संबंधी वातावरण का सृजन करे। इसे उसे क्रिएट करना होता है, इसलिए सृजन वर्ड आया है, क्रिएट वर्ड आया है, क्योंकि यह शारीरिक रोग नहीं है जो कहीं भी बैठकर आप जांच कर लेंगे। इसके लिए ऐसा वातावरण होना चाहिए कि उसका मानसिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पहलू आपके सामने रोगी का उभर कर आए। एक चिकित्सक को अपने क्लाइंट के साथ प्रभावपूर्ण संपर्क को स्थापित करने की योग्यता का होना बहुत आवश्यक है। अगर चिकित्सक में अपने क्लाइंट के साथ प्रभावपूर्ण संपर्क स्थापित करने की योग्यता नहीं है तो यहीं से चिकित्सा पद्धति की जो उपयोगिता है वह समाप्त होना शुरू हो जाती है, न कि इसकी उपयोगिता बढ़ने लगती है। मनोचिकित्सा की प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाने संबंधी जितने कौशल हैं, वर्तमान समय में मनोचिकित्सक की यह धारणा है कि ऐसी किसी एक पद्धति पर रिजिड होकर निरर्थक प्रयासों से बेहतर है कि हम पद्धतियों की उपयोगिता की जानकारी रखें
और उनका आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सके। तो यह कौशल एक मनोचिकित्सक में होना आवश्यक है। साथ ही साथ मनोचिकित्सक को लिखित रूप में ऐसे एक सूची निर्मित करना चाहिए जिसमें कि वह क्रमवार सार्थक रूप से महत्वपूर्ण ढंग से जिसकी जानकारी उसे अपने क्लाइंट से चाहिए उसका एक निश्चित ब्यौरा वह अपने क्लाइंट से निश्चित तरीके से सार्थक रूप से प्राप्त कर सके। साथ ही साथ जो मनोचिकित्सक है उसमें अपनी चिकित्सा की विधियों की जानकारी के साथ साथ उसे यह आवश्यक रूप से यह कौशल होना चाहिए, यह स्किल उसमें होनी चाहिए कि वह समस्या के वास्तविक स्वरूप के बारे में जानकारी हासिल करने में सक्षम हो। साथ ही साथ समस्या का मूल्यांकन करने का कौशल भी एक मनोचिकित्सक में होना आवश्यक होता है। अगर मनोचिकित्सक में समस्या का सही मूल्यांकन करने का कौशल नहीं है तो वह समस्या को खुद ही नहीं जब अच्छे से समझेगा तो वह क्लाइंट की समस्या का समाधान भी सही ढंग से नहीं कर पाएगा। मनोचिकित्सक द्वारा दी जाने वाली जो भी जानकारी, सूचना आदि है वह बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से देनी चाहिए। साथ ही साथ एक मनोचिकित्सक को जो क्लाइंट से अपने रोगी से सूचना मिल रही है उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक जानने, समझने और सुनने का कौशल होना चाहिए। यानी एक मनोचिकित्सक को एक अच्छा विधि का ज्ञाता होने के साथ साथ सुनने के कौशल की क्षमता भी उसमें महत्वपूर्ण ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि अगर मनोचिकित्सक अपनी क्लाइंट की समस्या को ध्यान पूर्वक नहीं सुनेगा तो वह उसका उपचार नहीं कर सकता है, क्योंकि क्लाइंट द्वारा कही गई छोटी छोटी बातें उसके लिए दिशा निर्देश का कार्य करती हैं। और यह एथिकल इशू इसलिए है क्योंकि कहीं भी रोगी को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि जो चिकित्सक है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसे उपेक्षित कर रहा है। ऐसे में जो रोगी है वह भी अपने सहयोग को कम कर देता है। तो सुनने संबंधी कौशल एक मनोचिकित्सक में होना आवश्यक है। क्योंकि मनोचिकित्सा की प्रक्रिया बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि इस प्रक्रिया में निष्क्रियता न आने पाए। कई बार ऐसा होता है कि मनोचिकित्सा की प्रक्रिया में जो रोगी होता है वह विश्वास करना बंद कर देता है, बोर होने लगता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तो मनोचिकित्सा का हर सत्र सक्रिय बनाए रखने संबंधी कौशल की जानकारी एक मनोचिकित्सक को होना आवश्यक होता है। मनोचिकित्सक वातावरण की सक्रियता को बनाए रखने के साथ साथ यह भी ध्यान में रखता है कि प्रार्थी आश्वस्त रहे, रोगी आश्वस्त रहे कि उसकी जो विकृति है, समस्या है, उसका समाधान हो जाएगा। साथ ही साथ उसमें ऐसा कौशल होना चाहिए कि आरंभिक सत्रों से ही प्रार्थी को एक संतोष या सुखद अनुभूति का होना आरंभ हो जाए। जो मनोचिकित्सक और रोगी के मध्य
चिकित्सा का आरंभ होता है। हमने आपको चिकित्सा पद्धति के स्टेप्स या चरण में ही यह बताया था। यह रैपर्ट फॉर्मेशन यानी औपचारिक संबंध जो स्थापित होते हैं, यह भी एक एथिकल इशू है। मनोचिकित्सा की प्रक्रिया में जो सौहार्दपूर्ण संबंध होते हैं वह चिकित्सा की नींव होते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य आपसी संपर्क को बढ़ाना होता है, लेकिन इसमें नैतिकता के नियमों का पालन अवश्य होना चाहिए। कहीं से भी क्लाइंट को अगर असहजता महसूस होती है या चिकित्सक का व्यवहार प्रथम संपर्क में ही उसे आपत्तिपूर्ण नजर आता है, तो वह आगे के सत्रों के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए जैसा हमने आपको मनोचिकित्सा के स्टेप्स में बताया था कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो लेकिन हमको चिकित्सा भी करनी है, रैपर्ट फॉर्मेशन भी करना है, लेकिन यह बहुत ध्यान रखते हुए करना है कि नैतिकता के नियमों का पालन करते हुए। जो रैपर्ट फॉर्मेशन होता है उसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो क्लाइंट है, रोगी है, और जो मनोचिकित्सक है, वह दोनों ही इस प्रकार से इंटरैक्शन करें कि जो रोगी है वह चिकित्सक को अपने अधीन न समझने लगे। यानी वह यह न समझने लगे कि इन्हें तो पैसा चाहिए, ये हमारे लिए ही, ये हमें बहुत ही ध्यान देंगे, इनको मुख्य रूप से पैसे या व्यवसाय के लिए यह कार्य कर रहे हैं, इनका तो काम है ऐसा। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्लाइंट को अपना फायदा भी नजर आना चाहिए, चिकित्सक को अपना भी लक्ष्य सिद्ध करना होता है। इस तरह से अगर किसी एक पोर्शन पर सेंटर्ड यह रैपर्ट फॉर्मेशन हो जाता है, यानी चिकित्सक पर आई या यू पर सेंटर्ड हो गया, तो यह प्रक्रिया सही नहीं होती है। इसको हम एक ऐसे ओवरलैप सर्किल के रूप में बता सकते हैं कि जहां पर जो सर्किल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, वी यानी दोनों का लक्ष्य दोनों को दिखाई दे, रोगी को अपना लक्ष्य दिखाई दे और चिकित्सक को भी अपना लक्ष्य दिखाई दे। लेकिन इन दोनों के लक्ष्यों की पूर्ति तभी होगी जब दोनों सम्मिलित रूप से कार्य करेंगे। इसलिए यह एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पक्ष है कि रैपर्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया हो कि इन धनात्मक संबंधों के बीच में न तो चिकित्सक और न ही रोगी एक दूसरे को अधिक यह समझने लगे कि इसको इसकी आवश्यकता अधिक है, क्योंकि दोनों के पास ही ऑप्शन होता है। अतः यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण और नैतिक नियमों के पालन के साथ ही की जानी चाहिए। जो चिकित्सा की प्रक्रिया होती है उसमें रैपर्ट फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ वर्ड ऐसे आते हैं, सहानुभूति, इम्पैथी, सिंपैथी, परानुभूति, सहानुभूति, और इसका पालन करना, इसको ध्यान में रखना मनोचिकित्सक के लिए बहुत आवश्यक है। रॉजर्स 1951 ने कहा है कि क्लाइंट को सक्षम एवं महत्वपूर्ण क्लाइंट को रॉजर्स ने सक्षम और महत्वपूर्ण माना है, और मनोचिकित्सक जो है मुख्य रूप से उसमें जो क्षमता निहित है उसको समझता है और उसमें इंसाइट को डेवलप करता है। तो ऐसी स्थिति में
मनोचिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह केवल अपनी प्रतिभा या अपने को समर्थ न समझे, वह क्लाइंट की समर्थता और उसकी क्षमता को भी ध्यान रखे। तभी मनोचिकित्सा की जो पद्धति है वह लचीली होगी, फ्लेक्सिबल होगी और इसमें अनेक गुण शामिल होने की संभावना बढ़ जाएगी। जो एम्पैथी है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो मनोचिकित्सक है वह अपने क्लाइंट को समझता है और उसको परिवर्तित करने के लिए प्रयास करता है। मनोचिकित्सक और क्लाइंट के साथ संज्ञानात्मक और जो भावात्मक संतुलन होते हैं उसको बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोनों का ही लक्ष्य एक होता है। दोनों का ही लक्ष्य समस्या का समाधान होता है और यह तभी संभव है जबकि एक चिकित्सक जो है नैतिक नियमों के पालन के साथ क्लाइंट का उपचार करता है। सहानुभूति की प्रक्रिया और परानुभूति की प्रक्रियाएं, रैपर्ड फॉर्मेशन की प्रक्रियाएं, साथ ही साथ लिखित मानकों और मापदंडों की प्रक्रियाएं, चिकित्सक की योग्यता, क्लाइंट का सहयोग, यह सब ऐसे एथिकल इश्यूज हैं, ऐसे नैतिक मुद्दे हैं, ऐसे नैतिक नियम हैं जिनको विश्व की अनेक संस्थाओं ने लिखित रूप में निर्मित किया है और इसका उल्लंघन करना एक व्यावसायिक मनोचिकित्सक के लिए उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे में उसकी जो प्रैक्टिस की जो अनुमति होती है, अगर उसके द्वारा किसी भी प्रकार से अपने क्लाइंट को क्षति पहुंचाई जाती है, नुकसान पहुंचाया जाता है, जैसे आजकल हर चीज में कुछ न कुछ बहुत सारी जैसे ब्लैकमेल करना, इस तरह से को, तो अगर इस तरह का कुछ दिखाई देता है तो उसे जो अनुमति पत्र मिला होता है उसके रद्द होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए एक मनोचिकित्सक और क्लाइंट जो हैं आपसी संपर्क रखते हैं। यह प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें कि चिकित्सक चिकित्सा समाप्त होने के बाद भी अपने रोगी को यह आश्वस्त किए रहता है कि आवश्यकता पड़ने पर वह हमेशा उसके लिए तैयार है और यह भी इसका एक नैतिक पक्ष है। थैंक यू स्टूडेंट।